So today we are going to discuss about The Going Places by A.R. Barton. A.R. Barton is a modern writer. वह एक आधुनिक लेखक हैं who lives in Zurich and writes in English. जो ज्यूरिख में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं. In the story Going Places, ये गोइंग प्लेसेस नाम की जो हमारी अभी कहानी हम पढ़ेंगे, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. बार्टन किस प्रसंग का अन्वेषण करते हुए पाए जाते हैं यहाँ पर? एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, जो हम किशोरावस्था में कल्पनाओं की दुनिया में जो घूमते रहते हैं ना, ये उस प्रसंग को यहाँ पर छेड़ रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर अपनी कहानी बता रहे हैं. एंड हीरो वर्शिप, ये हीरो वर्शिप क्या है? हीरो वर्शिप का मतलब होता है जैसे हम किसी अभिनेता, अभिनेत्री, किसी नेता, किसी खिलाड़ी, इनको हम अपना आदर्श मान लेते हैं और उन्हीं के बारे में और उनके जैसा बनने का सोचते रहते हैं. ये उसी से जुड़ी हुई, उसी प्रसंग से जुड़ी हुई यह कहानी है. और आपको बता दूं, पूरी कहानी में एक प्रेजेंट पार्टिकल जो हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, उसका भी यहाँ पर बेहतर इस्तेमाल, और उसका भी हम यहाँ पर इस्तेमाल अब देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके कि हम अमूमन कंटिन्यूअस फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं तीनों टेंसेस के, और हम देखेंगे कि यहाँ पर हम बिना किसी टेंस के या बिना किसी वर्ब के भी इस्तेमाल के हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या हम अपने आम जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. So let us start the story what the A.R. Barton is telling to us. The story starts with the word when I leave. Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. When I leave, अब कहानी हमारी इस पहले ही वाक्य से शुरू होती है कि when I leave, जब मैं छोड़ दूंगी. तो कहां से, किस चीज के लिए? तो वो कहां से आते हुए बात कर रही है? सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते हुए वह उसने यह कहा. तो इसका मतलब है कि वो किसको छोड़ने की बात कर रही है? स्कूल को. स्कूल को छोड़ने का मतलब जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वह क्या बोलती? आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक. मैं एक बुटीक, मेरा एक बुटीक होने वाला है. अब यहां पर आप दो चीज देखिएगा. आप पहला चीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कमिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ कम. आप देखिए यहां पे जब दो एक्शंस एक साथ होते हैं, जैसे यहां पे हमारा मेन एक्शन क्या है, मेन वर्ब क्या है? सेड, सोफी ने कहा. और दूसरा एक्शन क्या हो रहा है? कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल टू द होम. तो यहां पर दो क्रियाएं हो रही है, एक उसके कहने की और एक उसके स्कूल से आने की. तो जब हम दो क्रियाएं साइमल्टेनियसली हमारे साथ ऑकर करती हैं या हमारे साथ दिखती हैं, तो हम यहां पर आईएनजी फॉर्म के साथ में पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाकर उसे डिनोट कर लेते हैं और हमारा एक सेंटेंस क्रिएट होता है. जैसे सोफी सेड, सोफी ने कहा स्कूल से आते हुए. अब दूसरे सेंटेंस में आप देखिएगा, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक. अब यहां पे आप गोइंग टू, यहां पे आप आई एम गोइंग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गोइंग के साथ टू इंफिनिटिव लगाने का मतलब होता है कि हम, ये एक टाइप ऑफ कंडीशनल फ्यूचर है कि हम भविष्य में आने वाली किसी चीज को जिसे हमने तय कर लिया है उसके बारे में जब हम बात करते हैं. जैसे मैंने आपको ट्रांसलेट करके क्या बताया? आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, मेरा बुटीक होने वाला है. मैंने नहीं कहा कि मेरा बुटीक हो रहा है, होने वाला है. मतलब गोइंग टू, अब आप देखेंगे अपने, ये आपको नोटिसिंग फॉर्म में बहुत ज्यादा काम आने वाला है. जब आप नोटिस लिखेंगे तो आप बोलते हैं ना, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, करने वाला है. तो हम जब इस प्रकार के फ्यूचर की बात करते हैं तो हम गोइंग टू का भी इस्तेमाल करते हैं विल कर स्थान में. तो बोलती जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, स्कूल से आते वक्त, तो मेरा एक बुटीक होने वाला है. सोफी ऐसा बता रही है किसे? जेंसी को. जेंसी क्या बोलती है? लिंकिंग आर्म विथ हर अलोंग द स्ट्रीट. अब देखिए यहां पे फिर दो एक्शंस हो रहे हैं. लुक्ड डाउटफुल, बहुत सशंकित लगती है. लिंकिंग आर्म विथ हर अलोंग द स्ट्रीट, अपने हाथ को उसके हाथ से जोड़ते हुए
गली में चलते हुए। तो लिंकिंग आर्म विथ हर अलोंग द स्ट्रीट, गली में अपने हाथ को उसके हाथ से जोड़ते हुए वह थोड़ी सी आशंकित लग रही है और अपनी शंका वह जाहिर करती है। टेक्स मनी शोफ, समथिंग लाइक दैट। टेक्स मनी, पैसे हो लगते हैं। शोफ, शोफ मतलब सोफी का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम राजेश का राजू कर देते हैं, चित्रा का चित्री कर देते हैं, उसी प्रकार से अंजना का अंजू कर देते हैं। तो यहाँ पे सोफी का सोफ किया है। टेक्स मनी, पैसे लगते हैं, समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार के किसी काम में पैसे लगते हैं। लाइक दैट, दैट यहाँ पे किसके लिए, फिर रेफरेंस प्रोनाउन है, किसके लिए है, जो वो बोल रही है गोइंग टू हैव अ बुटीक, जो बुटीक बनाने की बात कर रही है, तो वो जेंसी बोलती है कि भाई इसमें पैसे लगते हैं। तो अब सोफी का रिप्लाई देखिए, उसका एटीट्यूड देखिए, बड़ी मजेदार चीज है। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। फिर देखिए यहाँ पे स्टेयरिंग, सोफी ने कहा, क्या करते हुए, स्टेयरिंग, घूरते हुए, गली को दूर तक घूरते हुए उसने कहा, आई विल फाइंड इट, मैं इसकी व्यवस्था कर लूंगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, जैंसी बोलती है फिर कि इतना जमा करने में तो बहुत समय लगेगा। वेल वी विल, आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विथ, तब तक तो मैं मैनेजर बन चुकी होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरुआत के लिए तो लगता है अभी पैसे की जरूरत पड़ती है, टिल आई हैव गॉट इनफ, लेकिन तब तक के मैं काफी बना चुकी होंगी। बट एनीवे, लेकिन जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू वर्क, मुझे पता है सब कैसे होने वाला है। गोइंग टू देखिए, फिर यहाँ पे गोइंग टू, यहाँ पे हो रहा है नहीं, होने वाला है। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, वो तुम्हें सीधे सीधे मैनेजर नहीं बनाएंगे सॉफ। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी सेड, सोफी क्या कहती है, मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूंगी। आई विल बी नेचुरल, और मैं स्वाभाविक तौर पर ऐसा होंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, ये मुझे शुरुआत से ही देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन, मेरे पास सबसे सुंदर दुकान होगी जो इस शहर ने कभी देखा है। Jancy, knowing they were both earmarked. Earmarked means निर्धारित, knowing that, यह जानते हुए कि they were both, वह दोनों, earmarked for the biscuit factory, बिस्किट फैक्ट्री के लिए निर्धारित हैं या निर्धारित थे। became मिलानी, उदास हो जाती है, उसके में उदासी छा जाती है। knowing, यह जानते हुए, फिर यहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल देखेंगे। टू एक्शंस आर हैपनिंग देयर, कौन कौन से एक्शंस हो रहे हैं, एक उसका उदास होना और दूसरा उसका जानना। ठीक, तो जैंसी यह जानते हुए कि वह दोनों बिस्कुट फैक्ट्री के लिए ही निर्धारित है, उदास हो जाती है। तो निर्धारित यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि उस जगह की, हो सकता है उस स्थान की यह प्रथा रही हो, या उनका हमेशा उनके साथ ऐसा ही होता हो कि लड़कियां स्कूल से अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद वहां पे कोई बिस्कुट बिस्कुट फैक्ट्री होगी, वहां पे जाके वह काम करती होंगी। सी विश्ड सोफी वुडंट से दिस थिंग्स, उसने यह कामना की कि सोफी ऐसा कुछ, इस प्रकार की चीजें सोफी को नहीं कहनी चाहिए। व्हेन दे रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, जब वे सोफी की गली में पहुंचे, जैंसी से, जैंसी ने कहा, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ अवे नाउ सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल, अब बहुत कम ही दिन बचे हैं सोफ, अब तुम्हें थोड़ा सा सेंसिबल हो जाना चाहिए। किस चीज के लिए, अब उनके स्कूल के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, और स्कूल समाप्त होने के बाद अब उन्हें क्या करना है, उन्हें जाके उस बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। जेंसी सोफी से कहती है कि वे इस दुकान के काम के लिए, जैसे वो बुटीक में काम कर लूंगी बोल रही है, मैनेजर बन के आगे बढ़ जाऊंगी, तो वो उन लोग कुछ ज्यादा पैसे नहीं देते हैं, तुम जानती हो। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे पिताजी इसके लिए कभी भी अनुमति नहीं प्रदान करेंगे। लेकिन आप सोफी का एटीट्यूड देखिए, उसका रवैया देखिए, वह जेंसी के बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और वो अपने ही कल्पना लोक में मग्न है। और एन एक्ट्रेस, क्या कह रही है सोफी, या तो फिर मैं कोई हीरोइन बन जाऊंगी, एक्ट्रेस, अदाकारा। नाउ देयर्स रियल मनी इन दैट, अरे उसमें तो सही में वास्तव में बहुत पैसे हैं। यस हाँ,
एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और मैं साथ ही साथ बुटीक भी चला सकती हूँ। बुटीक का मतलब जो हम कपड़ों को डिजाइन करके जो बेचते हैं, ये उस प्रकार के काम को बुटीक कहते हैं। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, एक्ट्रेसेस जो होती हैं वह पूरा समय कार्य नहीं करती। डू दे, क्या वे, यहाँ पे आप क्वेश्चन टैग का भी इस्तेमाल करता हुआ होता हुआ देखेंगे। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे, द नेगेटिव ऑफ डोंट इज कन्वर्टेड इनटू डू एंड द एक्ट्रेसेस इज कन्वर्टेड इनटू दे। एनीवे, फिर भी दैट और अ फैशन डिजाइनर, या तो फिर मैं कोई फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। यू नो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, अरे सब थोड़ा कितना जटिल है, सब सोच पाना तो कठिन लग रहा है मेरे को, लेकिन कुछ तो बनूंगी। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और फिर वो सीधा मुड़ती है, जैंसी को वहीं दरवाजे अपने गली के दरवाजे को खोलती है, और जैंसी को वहीं पानी में अकेला खड़ा छोड़कर चली जाती है। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। अब वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ती कि अगर कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। इफ यू एवर कम इन टू मनी, इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अ ब्लेसेड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। तब उसके घर से कोई उसे उलाहना देते हुए इस बात को कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे, अरे अगर तुम्हारे पास कभी पैसे हो जाएंगे तो बुटीक वुटीक मत खरीदना, एक अच्छा सा घर रहने के लिए खरीद लेना, थैंक यू वेरी मच। ये उस प्रकार से, चलो बड़ा आई है, पैसे होंगे मेरे पास वाली, ये उस प्रकार के भाव से यहाँ पर उसे घर से कोई बोलता है। सोफीज वाज फादर वाज स्कूपिंग सेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। सोफी के फादर वहां पे बैठे हुए हैं, और स्कूपिंग, यहाँ पर स्कूपिंग का मतलब ईटिंग, खाना हो रहा है। सेफर्ड्स पाई, सेफर्ड्स पाई एक प्रकार का डिश है जो भेड़ के मांस से बनता है। इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, और अपने मुंह में वह डाल रहे हैं। हिज प्लम्प फेस, उनका मोटा चेहरा, स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट, अभी भी गंदा मटमैला और पसीने से लथपथ है। मार्क्ड फ्रॉम द डे, उस दिन की निशानी, मतलब वो एक मजदूर वर्ग के होंगे, काम वाम करके आए हैं धूल धक्कर से, और मोटे तगड़े हैं, और उनका चेहरा अभी भी धूल से और पसीने से भरा हुआ है, जो कि उनके दिन भर के काम करने की निशानी है। सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री, डोंट सी डैड, सेड लिटिल डेरेक। जो डेरेक है, जो सोफी का छोटा भाई है, वह अपने पिताजी से कहता है, सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री, यह सोचती है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। डोंट सी, अगेन द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग हियर, डोंट सी डैड, कि आपको नहीं लगता डैड ऐसा। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ द फादर्स चेयर, मतलब वो फादर के चेयर में लटकते हुए, हटखेली करते हुए इस बात को अपने पिताजी को कहता है। देयर मदर शाइड, और उसकी माँ आहें भरते हैं, हे भगवान, इस प्रकार से उसकी माँ एक रिएक्शन देती है। सोफी वॉच्ड हर बैक, स्टूप्ड ओवर द सिंक and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened the apron strings। यहाँ पर अब उसकी माँ का थोड़ा सा चित्रण किया गया है। सोफी वॉच्ड हर बैक, सोफी उसके बैक को देखती, पीछे से उसे अपनी माँ को देखती है। स्टूप्ड ओवर द सिंक, जो कि सिंक के ऊपर झुकी हुई है। एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी, और वंडर्ड, इस बात पर आश्चर्य करती है। इनकॉन्ग्रुइटी, बेतुकापन, यहाँ पर इनकॉन्ग्रुइटी का इस्तेमाल किया गया, मतलब बेढंगापन। ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टेंड हर एप्रॉन स्ट्रिंग्स, वो जिस तरीके से झुकी हुई है, जो उनका सिंक की तरफ झुकाव है। और एप्रॉन, एप्रॉन मतलब समझते हैं आप, एप्रॉन जो खाना बनाते समय पहनते हैं वो कहलाता है एप्रॉन। एप्रॉन स्ट्रिंग्स, और उसके जो रेसे रस्सियां हैं एप्रॉन की, वो बड़े ही विचित्र तरीके से बंधी हुई है। फास्ट एंड द डेलिकेट सीमिंग पो एंड द क्रुक्ड बैक, और उनका जो झुकना है और जो क्रुक्ड बैक, झुकी हुई जो कमर है, यहाँ पर ये जो चित्रण है, अब उसकी माँ के काम के बोझ से लदे हुए एक गरीब परिवार की महिला घरेलू कार्यों से किस तरीके से अपने आप को दबा हुआ पाती है, इसको दर्शाने का यहाँ पर ए.आर. बार्टे जी ने प्रयास किया है। अब थोड़ा सा घर के बारे में यहाँ पे उन्होंने एक चित्रण किया हुआ है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रेथिंग मैन इन हिज वेस्ट at the table and the dirty washing piled up in the corner. The evening had already blackened. अब
शाम जो है धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। इन द विंडोज, जो कि खिड़कियों में अब अंधेरे के रूप में जिसका एहसास होना शुरू हो गया था, एंड द स्मॉल रूम, और वो जो छोटा सा कमरा जहां वो रहते थे, वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, वो पूरे स्टोव के धुएं से भर चुका था। एंड क्लटर्ड विथ अ हैवी ब्रीथिंग मैन इन द वेस्ट, और बड़ा ही अव्यवस्थित था, जहां पे एक जोर जोर से सांस लेता हुआ बनियाइन पहन के बैठा हुआ एक आदमी टेबल में बैठा हुआ है। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और वहीं कोने में डर्टी वॉशिंग, गंदे कपड़े का गट्ठा वहां पे पड़ा हुआ है कोने में। मतलब है उनके घर में छोटा सा घर है, वहीं पे नहा रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे स्टोव है, वहीं पे कपड़े हैं, वहीं पे टेबल है, वहीं पे सारा चीज एक छोटे से कमरे में रहने का भाव दिखाने का प्रयास यहाँ पर लेखक ने किया है। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, और उस जगह पे सोफी अपने आप को सफोकेटेड फील करती है, उसे बड़ा अच्छा वहां पे नहीं लगता है, बड़ा घुटन सा महसूस करती है वहां पे। टाइटनिंग इन हर थ्रोट मतलब अपने गले में खिंचाव महसूस करती है। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ, और वो अपने भाई जॉफ को ढूंढने निकल जाती है, उसको देखने की वो कहाँ है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, वो वहीं पे जमीन में घुटने के बल बैठा हुआ है। इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को बार बार बदल बदल कर कुछ देख रहा है। ओवर अ न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, वहीं पे कारपेट के ऊपर में एक न्यूज़पेपर है, उसमें कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखे हैं जिन्हें वो बार बार बदल बदल के अपने मोटरसाइकिल में लगा लगा कर देख रहा है। अब उस जॉब के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया गया यहाँ पे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, 3 साल हो गए उसने स्कूल छोड़ दिया था। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और अब वो एक प्रशिक्षु मैकेनिक था। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क इच डे टू फार साइड ऑफ द सिटी, और काम के लिए शहर से बहुत दूर जाया करता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रो अप नाउ, और अब वो लगभग लगभग अब युवा हो चुका था, समझदार और जवान हो चुका था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। अब सोफी के बारे में बताया कि वो हमेशा उसके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में सशंकित रहती थी, उनके बारे में वो थोड़ा सा शक शंका करती थी, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। मतलब वो अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन ऐसा उसे लगता था कि ये बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ जानता है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और उसके बारे में वह कभी भी बात नहीं करता। ही सेड लिटिल एट ऑल, वो बहुत कम बोलता है। एवर वॉलंटरीली, और कभी कभी स्वेच्छा से ही बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता। वर्ड्स हैज टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पर एक उपमा देने का प्रयास किया गया है। वर्ड्स हैज टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम, शब्द उसके मुंह से ऐसे निकलते थे जैसे जमीन से पत्थर, मतलब हीरे मणि रत्न जिस प्रकार से जमीन से निकलते थोड़े थोड़े, उसी प्रकार से उसके जुबान से शब्द निकलते थे थोड़े थोड़े। एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और सोफी जो थी, सी मतलब यहाँ पर सोफी है, वह उसकी शांति से बड़ा जला करती थी। वेन ही वॉजंट स्पीकिंग इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर, जब भी वह नहीं बोलता था ऐसा लगता था जैसे वो कहीं और ही हो, किसी और ही दुनिया में। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस सी हैड नेवर बीन, और सोफी का मानना था कि ऐसे जगहों पर, वह दुनिया के ऐसे जगहों पर होता था जहां पर वह कभी नहीं गई थी। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, हु न्यू, हो सकता है वो कोई दूर के शहर हो या हमारे ही पीछे के कुछ जग स्थान हो, कौन जाने कौन कहाँ रहता है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो खोया रहता है। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. They attained a special fascination, और ये जो उसका हरकत था वह उसे एक सम्मोहित सा करता था। सिंपली बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके लिए अनजान स्थान थे। एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच, और वह उसके पहुंच से दूर भी थे, इसीलिए उसकी चुप्पी, उसके बारे में जो विचार थे वह उसे बड़े ही सम्मोहित करते थे, उसे अपनी तरफ खींचते थे। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, एक्सोटिक, इंटरेस्टिंग, पीपल ऑफ whom he never spoke
it was possible. अब वो यह अपने मन में फिर विचार करती है, फिर एक कपोल कल्पना में जाती है, शायद वहां पर और लोग होंगे जो बड़े अनोखे होंगे, एक्सोटिक, अनोखे, इंटरेस्टिंग, बड़े ही शानदार होंगे, और whom he never spoke, जिनके बारे में वह हमें कभी नहीं बताता। इट वॉज पॉसिबल, ऐसा संभव है। दो ही वॉज क्वाइट, वैसे वह शांत रहता है, एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजिली, और नए दोस्त आसानी से नहीं बनाता। सी लॉन्ग टू न्यू देम, सोफी सी यहाँ पर उन लोगों से मिलने की बड़ी ही आतुर रहा करती थी। सी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली to her brother's affections, and that someday he might take her with him. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection. वह यह सोचती थी कि मैं इस बात को कैसे इसे समझाऊं, एडमिटेड, बहुत गहराई से वह इस बात को मनवाना चाहती थी, इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, कि अपने मतलब यहाँ पे भाई, अफेक्शन मतलब मोहब्बत, प्रेम की बात कही गई है, जो भातृ प्रेम, यहाँ पे एक भातृभाव को वह कैसे इसे समझाऊं कि यह शायद किसी दिन मुझे भी अपने साथ लेकर जाए, मैं इसको कैसे इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूं। दो दे फादर फॉरबेड इट, वैसे उसके पिताजी इस चीज के लिए क्या करते थे, हमेशा मना किया करते थे, फॉरबेड, उसके लिए प्रतिबंध का लगा दिए थे। एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जॉफ ने भी अपना राय कभी नहीं दिया, मतलब वो भी कभी नहीं बोला कि मैं इसको कहीं ले जाता हूँ घुमाने, उसके पिताजी तो मना करते ही थे। She knew he thought her too young, वो जानती थी कि वह भी उसे बहुत छोटी समझता है। And he was impatient, और वह अधीर हुए जा रही। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. She was conscious, वह इस बात के लिए बहुत ज्यादा परिचित थी, इस बात के लिए बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी थी, ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, की ये जो भारी दुनिया है, भरी हुई दुनिया है, वह उसका इंतजार कर रही है। एंड सी न्यू इंस्टिंक्टिवली, और वह इस बात को सहज भाव से जानती थी कि दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, वह वहां भी उसी प्रकार का घर घर होने का एहसास रखेगी जैसा है इस शहर में अपने आप को वह घर के रूप में मानती। मतलब वो जो बाहर की दुनिया है, उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि जो बाहर की दुनिया है वह उसका इंतजार कर रही है, और वह भी उसके प्रकार इसी प्रकार का घर होगी। इन एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, जो कि बड़े ही स्वेच्छा भाव से उसका इंतजार कर रहा है। सी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड गॉफ, अब फिर उसकी कल्पना सोचिए आप, अब उसके बारे में बता रहे हैं। वह अपने आप को जॉफ के पीछे में मोटरसाइकिल में बैठ कर राइड करते हुए एहसास करती है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर, वह एक नया चमकदार काले कलर का जैकेट, लेदर का जैकेट पहना हुआ है। एंड सी अ येलो ड्रेस विथ अ काइंड ऑफ केप, और वह एक पीली सी ड्रेस पहनी हुई है जिसमें एक प्रकार की टोपी पहनी हुई है जो पीछे की तरफ उड़ गई। देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और जब दुनिया के लोग उसका स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक तालियों की गूंज होती है। फिर उसने यह कल्पना करना शुरू कर दिया अपने भाई को देखकर। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand. He sat frowning, frowning मतलब भौवें चढ़ा के ऐसे घूरना ही। ऑयली कंपोनेंट पूरा तेल से लथपथ बैठा हुआ है, और अपने सामानों को इतना क्रैडल्ड मतलब इतना धीरे से और एकदम तरीके से पकड़ा हुआ है, एज दो, जैसे कि वह वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल, कोई छोटा सा आपको चिड़िया का बच्चा मिल जाए तो आप उसे कैसे पकड़ेंगे, एकदम संभाल के देख के धीरे से, उसी प्रकार से वो अपने सामानों को जो तेल से लथपथ है, मोटर पार्ट्स को, वह धीरे धीरे उठा रहा है। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और ऐसा महसूस कर रहा है कि अब वह मुझसे बात करने वाले हैं। कौन? वह सामान। तुरंत सोफी उससे बोलती, सोफी क्या बोलती है? आई मेट डैनी केजी, मैं डैनी केजी से मिली हूँ। He looked around abruptly. Where? वो एकदम अचानक मुड़ता और पूछता है कहाँ? इन द आर्केड, फनीली ना, अरे कहाँ मिलेगा? आर्केड में मिला। आर्केड मतलब एक गैलरी, दुकान की कोई गली में। इट्स नेवर ट्रू, ये सच नहीं है। आई डिड टू, अरे मैं देखी हूं। यू टोल्ड दैट, तुमने पिताजी से कहा? She shook her head. उसने मुंडी को हिलाया, सिर को अपने हिलाया। Chastened as his unawareness that he was always the first to share her secret,
और इस बात को मतलब जब कोई फटकारता है तो आप उसको एकदम नरम भाव से बोलते हैं ना, जब आप कोई डांटता है, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं है, तो उसको इस अपने सिर को हिलाती है और उसको ये एहसास दिलाने का कोशिश करती है कि मैं अपने सारे राज पहले तुम ही को बताती हूँ, मैंने पिताजी को नहीं बताया है, तुम ही ऐसे हो जिसे मैं अपने सारे राज बताती हूँ। आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता। उसका भाई है, ऑब्वियस है उसका भाई ही बोला होगा। There I was looking at the clock in Roy's window when someone came and stood beside me. And I looked around and who should it be but Danny Casey. अब वो बताती है कि वहां मैं रॉयस विंडो मतलब एक रॉयस की दुकान है, कपड़े की दुकान होगी, वहां पर लुकिंग एट द क्लॉथ्स में कपड़े देख रही थी। When someone came and stood behind me, जब कोई आया और मेरे बगल में खड़ा हो गया। And I looked around, और मैंने जब घूम कर देखा, who should it be, वह कौन हो सकता था but डैनी कैजी, अरे वो तो डैनी कैजी था। All right, what does he look like? अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ कैसा दिखता है? ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, अरे जाने दो, तुम जानते हो वो कैसा दिखता है। क्लोज टू आई मीन, अरे करीब से, मेरा मतलब है करीब से कैसा दिखता है। सीधा सा बात है, उसका भाई उससे इंक्वायर कर रहा है। वेल, अब सोफी बोलती है, he has green eyes, gentle eyes, and he is not so tall as you would think. She wondered if she should say about his teeth, but decided against it. क्या बोलते हैं, हाँ उसकी हरी आंखें हैं, बड़ी ही नशीली आंखें, शानदार आंखें हैं, एंड ही इज नॉट सो टॉल, और वो उतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो। और फिर वो सोचती है कि शायद वो उसको उसके दांतों के बारे में भी बताए, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, लेकिन उसने उसके विपरीत विचार किया, मतलब उसने उसे नहीं बताया। Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास के रहने का तरीका, उनके आसपास को आप अगर एहसास कर सके तो बड़ा मजा आए। क्या हो रहा है, जब इन लोग ऐसा बात कर रहे हैं तो वहीं उसके पिताजी निकलते हैं, और अभी अभी वो नहाए हुए हैं, एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और अभी अभी नहाए हुए हैं और उनको उनके शरीर में अभी भी वो कुछ साबुन के कण चिपके हुए हैं, और वो उनके शरीर में से साबुन की खुशबू आ रही है। ही स्विच्ड ऑन द टीवी, उन्होंने टीवी चालू की, टॉस्ड वन ऑफ लिटिल डायरेक्ट शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑनटू द सोफा एंड सैट डाउन विथ अ ग्रंट। अब यहाँ पे उनके घर के अंदरूनी स्थिति को बताने का प्रयास किया गया। इस लाइन से पढ़ के आपको बड़ा मजा आएगा, देखिएगा। ही स्विच्ड ऑन द टीवी, टीवी चालू की, टॉस्ड वन लिटिल डेरेक शूज, लिटिल डेरेक का जो, डेरेक के छोटे बच्चे डेरेक का जो जूता था वो उस चेयर में पड़ा हुआ था, उसको उसके पिताजी ने उठा के स्थान पर नहीं रखा, उसको उठाया और सोफे में फेंक दिया। एंड सैट डाउन विद ग्रंट, ग्रंट, इस प्रकार से गुर्राते हुए वो सोफे पे बैठ गए। अब सोफी मेट डेनी केजी, जॉफ से, जब उसके पिताजी सोफे में आके बैठ जाते हैं तो जॉफ बताता है कि सोफी डेनी केजी से मिली। सोफी व्रिंगल्ड वेयर सी वाज सिटिंग एट द टेबल, व्रिंगल्ड, अचानक से जहां पे वो सोफे में मुड़ी थी वहां से एकदम अचानक से मुड़ती है और देखने लगती है, मतलब उसके बारे में बता दिया ये मेरा भाई करके। Her father turned his head on his thick neck to look at her. अपनी मोटी सी गर्दन से उन्होंने गले को घुमाया और उसकी तरफ देखने लगे, किसकी तरफ, सोफी की तरफ। His expression was one of disdain. Disdain, disdain का अर्थ है तिरस्कार की भावना से, मतलब उनका जो एक्सप्रेशन था, उनका जो भाव था वो बड़ा ही तिरस्कार, बड़ा डेनी केजी से मिली है टाइप वाला था। इट्स ट्रू, जॉफ से, जॉफ ने क्या कहा, अरे ये सच है। तब उसके पिताजी कहते हैं, आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, हिज फादर सेड रिवरेंटली ऑन द टू द टेलीविजन, बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। रिवरेंटली टू द टेलीविजन, टेलीविजन की तरफ क्या है, बड़े ही आदर के से देखते हुए उसके पिताजी बोलते हैं, आई वंस न्यू अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं जो यह कहता था कि मैं टॉम फिनी से मिला हुआ हूं।
टॉम फिनी, एक मशहूर फुटबॉल प्लेयर थे वो 1946 से 1960 के दशक से। और हम जिनके बारे में, डैनी कैसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी एक फुटबॉल प्लेयर ही है। इसीलिए वह इसका एग्जांपल देते हैं कि मैं भी एक आदमी से मिला था जो टॉम फिनी से मिला हूं कहता था, मैं जानता हूं कहता था। लेकिन बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन इसमें बहुत बहुत पुरानी बात है ये। यू टोल्ड अस, जॉब सेड, आप हमें बता चुके हैं, जॉब ने कहा, जॉब कहता है हाँ आप मुझे बता चुके हैं। केजी माइट बी दैट गुड समडे, तब फिर कोई कहता है कि केजी भी उतना ही शानदार खिलाड़ी हो सकता है किसी दिन। बेटर देन दैट ही इज द बैड। ऑब्वियस है कि सोफिया जॉफ में से ही कोई कहता है बेटर देन दैट, अरे वो उससे भी बेहतर होगा, वह बेस्ट है। If he keeps his head on his shoulders, if they look after him properly, a lot of distractions for a youngster in the game these days. तब शायद उसके पिताजी जो कि अपने आप को वो सबसे एक्सपीरियंस्ड है, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। If he keeps his head on his shoulders, अगर वो अपने सिर को अपने कंधों पर रखे, मतलब स्थिर रहे, अपने चित्त को स्थिर रखे। If they look after him properly, और उसके तरफ लोग, मतलब जो उसके खिलाड़ी संघ के लोग हैं, कोच वगैरह हैं, उनके उनके बारे में शायद ये बात हो रही है कि वो अगर उसके तरफ ज्यादा अच्छे से ध्यान दे। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दिस डे, आजकल के दिनों में ऐसे जवान खिलाड़ियों के लिए बहुत से डिस्ट्रैक्शंस पैदा हो गए हैं, बहुत से परेशानियां उनके बीच में आते रहती हैं। ही विल बी ऑल राइट, अरे वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, अरे वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट टीम के साथ खेलता है। He is very young yet, हाँ वो अभी बहुत छोटा है। He is older than I am, तब शायद जॉफ ही बोलता है कि अरे वो मुझसे बड़ा है। Too young really for the first team, लेकिन पहली बार किसी टीम में शामिल होने के लिए वो अभी भी बहुत छोटा है। मतलब अभी, अब उस डैनी केजी के बारे में घर में अब एक आम चर्चा सी, अब एक प्रसंग छिड़ा है डैनी केजी के बारे में, तो चर्चा चल रही कि क्या है, कैसा है, वह भी था, या ऐसा हो सकता है, वो वैसा हो सकता है, तो अपने अपने राय सब रख रहे हैं। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, तब फिर सोफी जो है वो टेबल से सबको इंटरप्ट करते हुए, बीच में रोकते हुए बोलती है ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, वो एक दुकान खरीदने वाला है। हर फादर ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट मतलब मुंह बनाना, मुंह बनाते ना ऐसा। हर फादर ग्रीमेस्ट, उसके पिताजी मुंह बनाते हैं। वेयर वुड यू हियर दैट, अब तुम ये कहां सुनी। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझसे कहा। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, वो कुछ इनऑडिबल से मतलब जो सुनाई न दे, फुसफुसाते हैं। मटर्ड, जो किसी को सुनाई न दे, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड हिज, अब फिर से कुर्सी में अपने आप को मतलब बैठते हुए बोलते हैं दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, अब ये तुम्हारी एक और मनगढ़ंत कहानी। सी मेट हिम इन द आर्केड, जॉफ सेड, जॉफ बोलता है अरे वो उससे आर्केड में मिला था, आर्केड मींस वही गैलरी में, बताया था ना आपको। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने मुझे बताया कि ये सब कैसे हुआ। वन ऑफ दिस डेज यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली, बड़े ही गुस्से में उसके पिताजी कहते हैं एक ना एक दिन तुम इन सब चक्करों में पड़ के किसी न किसी मुसीबत में पड़ने वाली हो। जॉफ नोस इट्स ट्रू डोंट यू जॉफ, तब सोफी बोलती है जॉफ जानता है कि ये सही है, बताओ जॉफ सही है कि नहीं है। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, तब जॉफ बोलता है कि किसके लिए, अपने पिताजी के लिए बोलता है ही डोंट बिलीव यू, वो तुम्हारे पर विश्वास नहीं करते, वैसे वो करना चाहते हैं। दो ही वुड लाइक टू। That's it with your first part of going places. Thank you.